वीडियो देखने वाले सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे पृथ्वी हमारा आवास का अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां। इससे पहले भी हम 2 चैप्टर इसी चैनल पे हम कवर कर चुके हैं, तो यदि आप उन वीडियो को भी देखना चाहे तो चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने साथ पेन, हाइलाइटर और किताब और नोटबुक अपने साथ ही रखिए, ताकि हम जो भी इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे बताएं आप उसे साथ साथ नोट करते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 3, पृथ्वी की गतियां। जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। तो आपने ये नोट कर लेना है कि हमारे पृथ्वी की कितने प्रकार की गतियां होती है। 2 प्रकार की गति होती है, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, गोल घूमती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम घूर्णन कहते हैं। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। जो अपने अक्ष पर घूमती है उसे हम घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण करते हैं, और जो सूर्य के चारों ओर जो हमारी पृथ्वी है वो चक्कर लगाती है दीर्घवृत्ताकार में, हमने लेसन 2 में पढ़ा था। तो वो कौन सी परिक्रमण, वो कहलाती है परिक्रमण कहलाती है। ठीक है, एक हो गया घूर्णन और एक हो गया परिक्रमण। अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय स्तर से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो जो हमारी जो पृथ्वी है उसका जो अक्ष है वो काल्पनिक रेखा है, वहां पे कोई असली की रेखा नहीं है, काल्पनिक रेखा है, मतलब कि वो नकली की रेखा है, हमने अपनी हेल्प के लिए उसे बनाया है। जिसका कोण कितना होता है? 66.5 डिग्री का कोण ये बनाती है। ठीक है, ये भी नोट कर लेना है आपने। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक है, तो जो समतल जो बनाता है वो अपने कक्ष से, उसे समतल क्या कहते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं। ये भी आपने नोट कर लेना है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, जैसे कि हमने लेसन 1 में पढ़ा था। पृथ्वी है, हमने जो प्रकाश है वो सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय पर सिर्फ एक ही आधे भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। चित्र 3.2। तो आप जैसे देख सकते हैं चित्र 3.2 में कि हमारी जो पृथ्वी है, यहाँ पे जो भी प्रकाश आ रहा है हमारे सूरज से, जो भी प्रकाश आ रहा है वो पृथ्वी के एक ही साइड में, मतलब कि एक ही हिस्से में पड़ रहा है। तो हम चेक कर, हमारे को पता होना चाहिए कि पृथ्वी के एक ही साइड पे ये क्या आता है, जो प्रकाश है वो सूर्य से आती है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, मतलब कि जो दूसरा साइड होता है वहां पे अंधेरा ही होता है। जैसे आप इस फोटो में मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। ये जो इधर वाला जो हिस्सा है, इधर को ये अंधेरा है, और इधर जो भी सूर्य की जो भी किरणें आ रही है, जो भी रोशनी आ रही है, ये कहाँ आ रही है? ये बस एक ही साइड पे पड़ रही है। जो ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे ये सारी रोशनी पड़ रही है, और ये वाला जो हिस्सा है ये अंधेरा है, यहाँ पे मतलब कि रोशनी नहीं पड़ रही है। जहां यहाँ पे मैंने ये लगाया है निशान, यहाँ से जो रोशनी है ये पड़ रही है, ये एक साइड पे पड़ रही है, बाकी दूसरे साइड आपके अंधेरा रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य की ओर से वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में सूर्य दूर होता है, वहां रात होती है। तो एक साइड में जहां पे इधर को जो जितने भी धूप पड़ रही है वहां पे दिन होगा, और दूसरे साइड को ये रात होगी। ठीक है, ध्रुव पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप वृत्त कहते हैं। तो ये आपने इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना है कि जो भी दिन और रात को जो अलग कर रहा है ना, विभाजित कर रहा है, वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसे कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। ठीक है, ये जो वृत्त है, ये देखो यहाँ पे प्रदीप वृत्त लिखा है ना आपके, ऐसे नीचे से ऊपर तक लिखा हुआ है। ये आपका ये अलग करती है, मतलब कि हिस्से अलग करती है, कि इधर को अंधेरा होगा और इधर को क्या होगा? उजाला होगा। और ये आपने ध्यान दिया होगा कि जो अपना अक्ष होता है, अक्ष से मिलती नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा है, मिलती है। अब अक्ष क्या चीज था? आपने जैसे लेसन 2 और 1 में हमने बताया था कि जो अक्ष होता है ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो झुका हुआ होता है ना हमारा पृथ्वी, उसे अक्ष कहते हैं। तो देखिए इस वाली लाइन से अलग है, ये जो लाइन है आपकी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव वाली, ये जो लाइन है इस अक्ष ये अलग होता है। जो हमारा पृथ्वी वृत्त है ना, ये जो अलग कर रहा है, सीधी लाइन जो है ये वाली, ये जो सीधी लाइन है ये अलग कर रही है इसको, मतलब कि ये अलग है, दोनों साथ साथ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर को पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे एक दिन में 24 घंटे है, तो ये जो हमारे जो पृथ्वी होता है इसका घूर्णन समय काल, मतलब कि जो घूर्णन करती है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसे पृथ्वी का दिन कहा जाता है। ठीक है, ये आपने नोट करना है तो नोट कर लीजिए, बाकी आपको याद रहता ही है कि हमारे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, साथ साथ ये भी पढ़ लेते हैं कि आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो हमारे जो खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, इन्होंने हमारे को बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है और ये अपने अक्ष पर ये घूर्णन करती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करते तो क्या होगा? अब सोच के देखिए कि अगर हमारी जो पृथ्वी है अगर वो घूर्णन नहीं करती तो इससे क्या होगा? सूर्य की तरफ वाले भाग में हमेशा दिन रहेगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। तो सोच के देखिए कि अगर पृथ्वी अगर घूर्णन नहीं करती है तो जो सूर्य से जो किरणें आती है वो बस पृथ्वी के एक ही साइड में पड़ेगी, और यहाँ पे तो कितनी गर्मी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा कभी होएगा ही नहीं, और दूसरी साइड हमेशा अंधेरा रहेगा और यहाँ पे हमेशा ठंड रहेगी।
तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा और यहाँ पे भी बहुत गर्मी हो जाएगा। तो दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं है, क्योंकि हमको पता ही है कि दिन रात अगर नहीं होंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारा जीवन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। जैसे मैंने बताया था, एक हो गया आपका घूर्णन, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, और दूसरा क्या हो गया, ये जो परिक्रमण, जो सूरज के हम चक्कर लगाते हैं, हमारा जो पृथ्वी है इसे हम परिक्रमण करते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या 365/1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। हम लोग इस वर्ष को 365 का दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं। तो जो हमारी जो पृथ्वी है वो सूरज के चक्कर लगाने में, मतलब ये जो हम फोटो देख रहे हैं, जैसे ये जो सूरज है इसके चक्कर लगाने में हमारी जो पृथ्वी है वो कितना टाइम लगाती है, 365 दिन और 6 घंटे। लेकिन हम 306 घंटे, जो 6 घंटे होते हैं उसे हम काउंट नहीं करते हैं, मतलब काउंट करते हैं लेकिन डायरेक्ट हम नहीं यहाँ पे मेंशन करते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो हम अपनी सुविधा के लिए हम उसे बाद में काउंट करते हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये 1/4 क्यों लिखा है, तो हमारे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। अगर 24 को हम किससे डिवाइड करते हैं, अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो आपका 1/4 आपके आता है। ठीक है, तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि 1/4 क्या है, ये 6 घंटे को हम ये रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा हम लिखते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में एक बचे हुए 6 घंटे को मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। तो हमारे जो 365 दिन और 6 घंटे, जो हमारे 6 घंटे लेफ्ट रह रहा है, जो भी हमारे 6 घंटे हमारा बच रहा है, तो अगर इसे हम 4 साल में ये जो 6 चौका 24 होता है, तो जो 6 घंटे हमारे जो बच रहे हैं वो 4 साल में मिलकर एक 24 घंटा बन जाता है, मतलब कि एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। और ये जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है इसे हम कहाँ काउंट करते हैं, इसके अतिरिक्त दिन को हम फरवरी के महीने में जोड़ देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष के फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उस वर्ष को हम लीप वर्ष कहते हैं। तो ये आपने नोट कर लेना है। कौन सा वर्ष होता है जिसमें 366 दिन होते हैं, जिसमें एक दिन बढ़ जाता है हमारा, और क्यों बढ़ता है वो भी हमने देख लिया। क्यों बढ़ता है वो आपने याद रखना है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाती है, वो लेती है 365 दिन और 6 घंटे। तो ये 6 घंटे है वो 4 साल में जुड़ के, जैसे 6 घंटे आपके रह रहे हैं, हम 365 दिन कर रहे हैं, और 6 आपका एक हो गया, 6 आपका दूसरा हो गया, और 6 आपका तीसरा, और ये चौथा। ये जो चौथे साल में आपको ये 6 है, इन टोटल इनका हम करते हैं तो कितना बन जाता है, यहाँ पे हमारा 24 आवर्स बन जाते हैं, 24 घंटे बन जाते हैं। तो ये 24 घंटे हम ऐड कर देते हैं कहाँ पे, फरवरी में। हम इस माह में इसे ऐड कर देते हैं, फरवरी में हम इसे ऐड कर देंगे, तब हमारे फरवरी में कितने दिन हो जाते हैं, फरवरी में हमारे फिर 29 दिन हो जाते हैं। 29 दिन वाले जो होगा उसमें हमारे जो साल के जो काउंट होते हैं, साल का काउंट भी हमारा बढ़ जाता है, डेज के जो होते हैं काउंट। तो 365 जब 366 हमने याद रखते हैं कि 366 दिन होते हैं। और ये हमेशा याद रखना है आपने कि जिसमें 366 दिन होते हैं जिस वर्ष में, उस वर्ष को हम क्या कहते हैं, उस वर्ष को हम लीप वर्ष कहते हैं। और जो अभी जो हमारे जो चल रहा है 2024, ये भी हमारा एक लीप वर्ष है। इसमें भी हमारे फरवरी में 29 दिन होंगे। पता है लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। तो अभी हमारा जो वर्ष चल रहा है वो हमारा एक लीप वर्ष ही है। चित्र 3.3 से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी वृत्ताकार में पथ से सूर्य की ओर चारों ओर परिक्रमा या चक्कर लगाती है। तो हम जैसे इस फोटो में देख सकते हैं कि जो हमारा जो सूर्य है वो सेंटर में है होगा। ठीक है, ये हमारा सूर्य है, तो हमारा जो पृथ्वी है ये हमारे पृथ्वी से गोलाकार हमारे चक्कर लगा रहा है, दीर्घवृत्ताकार हमारे चक्कर लगा रहा है सूरज के। और इस चक्कर को लगाने में कितना टाइम लगाता है, 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, और जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, जो अपने जगह पे ही गोल गोल घूम रही है, उसमें हम लगाते हैं 24 घंटे। अब ध्यान दीजिए कि पृथ्वी के पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो थोड़ी, देखिए आप, सीधी नहीं लग रही होगी आपको, ये जो बॉल जैसे जो हमारी पृथ्वी दिख रही है ये झुकी हुई है, हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। ठीक है, सामान्य एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर की पृथ्वी की स्थिति के कारण परिवर्तन होता है। तो हमारे जो जितने भी ये वर्ष होते हैं जिसमें गर्मी होती है, सर्दी होती है, बसंत ऋतु आती है, जितनी भी ऋतुएं आती है वो हमारे पृथ्वी के घूमने के कारण ही आती है। और ये जितने भी हमारे मौसम होते हैं वो इसी के हिसाब से चेंज होते हैं। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून में उत्तरी गोलार्ध के सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके कारण परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वहां के भागों में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए वृश्चिक के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। तो हम ऊपर समझ लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। जैसे मैं चित्र 3.3 में आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पे चित्र 3.3 में क्या दिखाया गया है कि 21 जून में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका होता है, जिसमें सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। तो चित्र 3.3 में देख सकते हैं हम, तो हमारा जो 21 जून होता है, ठीक है, ये जो हमारा 21 जून है, इसमें जो कर्क रेखा है, कौन कौन सी रेखा होती है, 3 रेखा अगर आप देख सकते हैं। तो हमारे बीच की होती है विषुवत रेखा,
ऊपर हमारे मकर रेखा, नीचे हमारे मकर रेखा हो जाती है, ऊपर हमारे कर्क रेखा आती है ऊपर वाली, ठीक है। तो इसमें जो सूर्य की जो किरणें हैं देखिए सीधी पड़ रही है, ठीक है। अगर ये सीधी पड़ेगी तो हमारी जो कर्क रेखा है, ये जो हमारी कर्क रेखा ऊपर वाली टॉप वाली और नीचे मकर रेखा है, तो इसमें जो सीधी किरणें पड़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा, गर्मी बहुत होगी, इसलिए यहाँ पे मौसम कैसा होता है, गर्म होता है। यही हमने यहाँ पे भी पढ़ा। अगर आप इसे नोट करना चाहे तो इसे हम नोट कर लीजिए कि कर्क रेखा सूर्य की जो रेखा है 21 जून में उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ती है। इसके कारण यहाँ पे क्या होती है, ऊष्मा ज्यादा होती है, मतलब कि धूप ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, मतलब कि इसी टाइम में, जिस टाइम हम 21 जून वाले हम देख रहे हैं, तो इसमें ध्रुव देखिए, ये जो ध्रुव है हमारे, कौन से ध्रुव है हमारे, ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया ऊपर टॉप में, और नीचे हमारा दक्षिण ध्रुव हो गया। तो यहाँ पे देखिए सूर्य की किरणें वो नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तो कर्क रेखा में पड़ रही है, मकर रेखा के बीच में, यहाँ पे कर्क रेखा में सीधी धूप पड़ रही है। लेकिन हमारे जो ध्रुव है वहां पे धूप बहुत कम पड़ रही है, तो यहाँ पे ठंड होगी। क्या होगी, ठंड होगी, मतलब कि अंधेरा भी होगा और थोड़ी ठंड भी होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये भी आपने नोट कर लेना है कि कहाँ पे अभी जब हमारे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में जब धूप कर्क रेखा में सीधी पड़ती है तो हमारे जो ध्रुवों के पास कम ऊष्मा होती है और वहां पे क्या होगी, ठंड होगी। आपने नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं, और याद रखना है तो याद रख सकते हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा इस रेखा पर भागों पर लगभग 6 मिनट लगातार, ये भी आपने नोट कर लेना है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्यों पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे धूप कम पड़ रही है। किस कारण धूप कम पड़ रही है, ध्रुवों वाला होता है। इसे मैं अलग कलर में हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये इजी रहे याद रखने को कि 6 महीने वहाँ पे जो ठंड पड़ती है वो भी आपने याद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़ी हिस्से में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विश्व के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे धूप सीधी पड़ती है, ठीक है, तो वहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, ठीक है। अगर आपने नोट करना चाहे तो ये भी नोट कर लीजिए, अगर आपने याद रखना है। बाकी मैं आपको एक बार समझा दिया तो आपको याद ही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 21 जून के इस क्षेत्र को लंबा दिन माना जाता है, सबसे छोटी रातें होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को हम उत्तरी अयांत कहते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने उत्तरी अयांत क्या होता है ये आपने याद रख लेना है। यहाँ कहाँ से नोट करना है आपको, मैं नोट करा देता हूँ, ये आपने यहाँ से नोट कर लेना है। विष्णुवृत्त वृत्त के उत्तरी भाग में जब गर्मी का मौसम होता है, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक है तक आपने ये नोट कर लेना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। तो अब हम देखते हैं 22 दिसंबर वाला, ठीक है। 22 दिसंबर वाला हम देख लेते हैं। तो 22 दिसंबर ये देखिए, 22 दिसंबर में देखिए यहाँ पे उल्टा होएगा। अब यहाँ पे जो यहाँ पे हमने 21 जून का भी देखा था ना उत्तरी गोलार्ध, अब यहाँ पे आ जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, मतलब कि दक्षिण वाले में। अब यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ रही है, तो यहाँ पे किस में पड़ रही है, अब ये जो मकर रेखा है, मकर रेखा भी देखिए यहाँ पे जो मकर रेखा है, मकर रेखा पर अभी अब आपकी जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ेगी। जो मकर रेखा आ गई ना आपकी ये वाली पीछे वाली, तो इसमें आपके सूर्य की किरणें अब सीधी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होएगा, अब यहाँ पे ज्यादा धूप पड़ेगी तो यहाँ पे गर्मी होगी, ठीक है। यही हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है कि इसके कारण यहाँ पे क्या होगी, गर्मी होगी। क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें मकर रेखा पर संभवत लंबवत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे बहुत भाग में प्रकाश होगा, इसलिए दक्षिण में दिन भी लंबे होंगे और छोटी रातों वाले ग्रीष्म ऋतु होगी। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब गर्मी होगी, ठीक है। और ठीक इसके विपरीत स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में होती है। जैसे कि हमने जैसे बताया कि यहाँ पे उल्टा होता है, मतलब कि जैसे आपके उत्तरी गोलार्ध में हो रहा था वहां पे कर्क रेखा पर आपकी गर्मी पड़ रही थी, अब दक्षिणी गोलार्ध में आपके कौन से मकर रेखा पर आप गर्मी आपके होगी। तो ये भी आपने याद रख लेना है, इसे हम नोट कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपका कि कहाँ पे आपके अभी गर्मी पड़ेगी। जब 22 दिसंबर को हमारी जो रेखाएं हैं, मतलब कि सूर्य की जो किरणें हैं अब वो पड़ेगी दक्षिण गोलार्ध में, तो कहाँ पे प्रकाश होगा और कहाँ पे गर्मी होगी, आपने ये याद कर लेना है, ठीक है। ये आपने नोट भी कर लेना है। और इसके विपरीत जैसे हमने जैसे उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं ये भी आपने नोट कर लेना है, आपने इंपॉर्टेंट है ये। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयांत कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। जैसे कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो उस टाइम ठंड होती है, बर्फ पड़ रही होती है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमारे मकर रेखा पर आती है, तो हमारे जो ग्रीष्म ऋतु के टाइम में ये क्रिसमस मनाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इसमें कोई विध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे वैष्णु कहा जाता है। तो 21 मार्च और 23 दिसंबर, ठीक है, ये हम देख लेते हैं। 21 मार्च और 23 दिसंबर इसमें क्या हो रहा है, पृथ्वी में जो सूर्य की किरणें है वो कहाँ पड़ रही है, ये भी हम देख लेते हैं। विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ रही है, हम देख लेते हैं। इसमें चित्र 3.3 आपने देखना ही है, अपने बुक में देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, हम देख रहे हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें जो किरणें होती है ये ध्रुवों पे पड़ रही है, पड़ गई ना ध्रुवों में आपके, तो और कोई रेखा के ऊपर नहीं पड़ रही है। तो मतलब कि जो भी मकर रेखा कर्क रेखा है ये इसके ध्रुवों पड़ रही है। तो यहाँ पे जो हमारी जो पृथ्वी होती है, इसमें क्या होता है, इस अवस्था में हमारे पृथ्वी रात और दिन बराबर होते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, वैष्णु कहा जाता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने नोट कर लेना है।
23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो सूर्य की किरणें हैं वो अलग अलग प्रभाव करती है हमारे ध्रुवों पर, मकर रेखा और कर्क रेखा पर, जो भी हमारे कंट्रीज आती हैं, इसलिए वहां पे अलग अलग ऋतुएं होती है। मतलब हमारे जो ऋतुओं का जो जितना भी पैटर्न है चेंज होने का, वो हमारे पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण पर ये हमारे मैटर करती है। ठीक है, इस प्रकार से स्पष्ट हो गया पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन और रात ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे घूर्णन और परिक्रमण पृथ्वी के कारण हमारे जो ऋतुएं हैं उनमें प्रभाव पड़ता है और दिन और रात होती है और हमारे साल के भी दिन बढ़ते हैं। ठीक है, अब प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो आपने जो पेंसिल है वो निकाल लेना है, नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। मैं आपको प्रश्न बताता रहूंगा और आंसर भी आपके बताता रहूंगा। ठीक है, और जो भी हमने इंपॉर्टेंट निशान लगाए हैं, जो भी हमने अभी नोट किए हैं, यही से हम आपको हमारे आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले प्रश्न पढ़ते हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव का कोण क्या है? पृथ्वी का अक्ष का जो कोण का झुकाव है, हमने पहला पैराग्राफ में पहली लाइन पढ़ी थी, पहली या दूसरी लाइन पढ़ी थी। आप देख सकते हैं 66.5 डिग्री आपका ये रहता है। कितना है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो ये हमारे पहले प्रश्न का ये उत्तर हो जाता है कि पृथ्वी का अक्ष का झुकाव कितना है? 66.5 डिग्री होता है इसका। ठीक है, अगर आप याद नहीं रहता है मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट ले पाए, या आप नोट करना चाहे तो मैं तो जरूर आपको बोलूंगा कि आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको याद रहे 66.5 डिग्री का ये कोण हमारा बनाती है। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। पहले प्रश्न का ये उत्तर है। दूसरा क्या है? घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। मतलब कि जो घूर्णन और परिक्रमण क्या होता है ये भी हमने नोट कर लिया था। जैसे आपको मैंने बताया था कि घूर्णन क्या होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है, घूमता है, उसे हम क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। ठीक है, जो अपने अक्ष पर घूमता है पृथ्वी जो अपने अक्ष पर गोल घूम रही है, जैसे कि ये गोल घूम रही है तो ये अपने अक्ष पर घूम रही है, तो इसको हम घूर्णन कहते हैं। और दूसरे क्या होएगा? परिक्रमण क्या होएगा? परिक्रमण होएगा आपके जो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, इसे हम परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। ये हमारा आंसर हो गया। परिक्रमण क्या है? सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में घूर्णन करना, जिससे हमारे साल बनते हैं। साल मतलब 366 दिन, 365 दिन ये बनते हैं। और जो घूर्णन होता है इससे हमारे दिन और रात बनती है, जो कि 24 घंटे की होती है। ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। ये आपके दूसरे प्रश्न का आंसर है। लीप वर्ष क्या है? तो लीप वर्ष क्या है ये भी आपको मैंने बता दिया था। आपको मैं दोबारा नोट करा देता हूँ कि पृथ्वी, हमारे जो पृथ्वी होती है ये क्या करती है? पृथ्वी की जो गति है अपने कक्ष पर जो घूमती है, परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे लगाती है इसे पूरा करने में, मतलब कि अपना परिक्रमण पूरा करने में। ये भी हमें जो सूर्य के जो चक्कर लगा रही है हमारी पृथ्वी, इसे पूरे करने में कितना टाइम लगता है? 365 दिन और 6 घंटे। ये 6 घंटे हैं, अगर हम 6 घंटे को हम काउंट करते हैं, मतलब कि 4 साल में ये 6 घंटे मिलकर एक 24 घंटे बन जाते हैं, 24 घंटे के बराबर हो जाता है। तो ये जो भी एक दिन जो एक्स्ट्रा जुड़ गया, एक दिन जो एक्स्ट्रा आपका जोड़ा गया ना आपके फरवरी में, इसे हम लीप वर्ष कहते हैं, जो इसमें 366 दिन होते हैं, इसे लीप वर्ष में कहा जाता है। ये आपका जो आंसर होगा इस वाले प्रश्न का, लीप वर्ष क्या होता है, तीसरे प्रश्न का। और उत्तर एवं दक्षिणी अयांतों में अंतर बताइए। अब इन दोनों के बीच में अंतर हमने अभी पढ़ा है, तो ये भी आपको मैं बता देता हूं। देखिए, जो ग्रीन कलर में आपके रहेगा ये आपके दक्षिण अयांत वाला आपका पॉइंट रहेगा, जिसमें गर्मी कहां पड़ती है और कहां पे ठंड होगी, ये आपका दक्षिण गोलार्ध वाला होगा। और आपका जो दूसरा होगा उत्तरायण वाला, इसमें हमारे सूर्य की किरणें कहां पे पड़ती है ये आपने नोट कर लेना है। ठीक है, ये आपने दोनों लिख लेना है, दोनों का आंसर ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और वेस्टर्न क्या है? ये क्या है? जब हमारी जो पृथ्वी होती है इसमें जो हमारी जो घूर्णन परिक्रमण कर रही होती है, तो ये जो 21 से 23 मार्च सितंबर वाला जो हमने पढ़ा है, ये देखिए यहाँ पे वेस्टर्न को कहा जाता है, ये आपने पूरा लिख लेना है। ठीक है, ये हमारा इस वाले प्रश्न का आंसर होता है, पांचवें प्रश्न का। छठा प्रश्न क्या आ जाता है? दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयांत अलग अलग समय में होता है, क्यों? ध्यान से पढ़ना है प्रश्न, ताकि आपको पता लगे कि पूरा क्या है। ठीक है, दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयांत अलग अलग समय पर होता है, क्यों? ये हमने कहां पे पढ़ा? ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, ऊपर आप देख सकते हैं। बाकी मैं कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा समझा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि जो हमारे सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी कहां पे पड़ रही है। यहाँ पे देखिए डेट भी लिखा है, उत्तरी अयांत लिखा है और यहाँ पे दक्षिण अयांत लिखा हुआ है। तो ये अलग क्यों रहती है? हमने यहाँ पे एंड में पढ़ा था, ये जो हमने पढ़ा था ना यहाँ पे पूरा ये क्यों होता है। और ये बल्कि आपके दक्षिण अयांत और उत्तरायंत ये आपके दोनों मिक्सेस में ही आ जाएगा आपके, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो है ध्रुवों पर लगभग 6 महीनों में दिन एवं 6 महीनों की रातें क्यों होती है? तो हमने जैसे कि देखा है, इसी फोटो में आपके सारे आंसर है
कि ये जो हमारी जो सूर्य की जो किरणें होती है वो डायरेक्ट हमारे जो पृथ्वी पे आती है और जो हमारे कर्क रेखा और मकर रेखा पर कब से कब पड़ती है, मतलब कि डायरेक्ट हमारे जो ध्रुव होती है इसमें हमारे धूप नहीं पड़ती है, लाइट नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब पृथ्वी हमारे घूर्णन भी कर रही है, परिक्रमण कर रही है, तो यहाँ पे धूप नहीं आएगी। जो सीधे हमारी जो किरणें आ जा रही है हमारी कर्क रेखा पर रहेगी, एक बार मकर रेखा पर रहेगी, तो इस टाइम हमारे ध्रुवों पे मतलब कि रोशनी जाती नहीं है, इसलिए यहाँ पे 6 महीने अंधेरा और 6 महीने रात रहती है। सही उत्तर पर निशान लगाए। अब इसे कर लेते हैं। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। तो चारों ओर जो गति करता है, क्या करते हैं चारों ओर? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो गति लगाता है, एक जो अपनी जगह पे घूमता है उसे हम घूर्णन कहते हैं, दूसरा परिक्रमण जो दीर्घवृत्ताकार में करता है उसे हम सूर्य के चारों ओर जो गति होती है, ठीक है, उसे हम परिक्रमण कहते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? जो सूर्य की सीधी किरणें होती है विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? आपने देखिए जब सीधी पड़ती है, यहाँ पे सीधी किरणें कब पड़ रही है? 21 जून और हमारा जो 22 दिसंबर रहता है, आप दोनों को निशान लगा सकते हैं। 22 दिसंबर को भी ये बिल्कुल सीधी किरणें हमारी पड़ती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कब मनाया जाता है? गर्मी में क्रिसमस का जो पर्व है वो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति कारण होता है? तो जो ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है परिक्रमण की वजह से होता है। हमारी जो पृथ्वी परिक्रमण कर रही होती है इसकी वजह से हमारी ऋतुएं हमारी बदलती है। एक लीप वर्ष में 10 दिनों की संख्या होती है, कितनी होती है? 366। कितनी? 366। जो 6-6 घंटे हम 4 साल में मिलकर हमारे जो बनते हैं उस हम लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को डैश कहते हैं। प्रतिदिन जो हमारी पृथ्वी गति करती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। ये यहाँ पे घूर्णन लिखा है, ये आपका दूसरा आंसर होगा, ठीक है। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश कक्ष में घूमती है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है, ठीक है। किसमें? दीर्घवृत्ताकार जो हमने पढ़ा था उस कक्षा में घूमती है। और 21 जून को सूर्य की किरणें डैश रेखा पर सीधी पड़ती है। 21 जून, ठीक है। 21 जून को आपने नोट कर लेना है। यहाँ पे आप फोटो में देख लो कि आपने 21 जून को कहाँ पे, ये जो 21 जून है यहाँ पे कौन सी रेखा के ऊपर पड़ रही है? हमारी ये कर्क रेखा पे पड़ रही है, ठीक है। कर्क रेखा पर पड़ रही है और विश्व जो होता है इसमें पड़ रही है, तो हमारे कर्क रेखा यहाँ पे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं, शरद ऋतु में दिन छोटे होते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा अध्याय 3 खत्म होता है। यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न होता है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो आप हमारे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। साथ साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्द ही अध्याय 4 हमारे इसी चैनल पे हम जल्दी अपलोड करेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।